इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर का जो इम्यूनिटी वाला टॉपिक है उसको लेके, और थोड़ा लिम्फोइड ऑर्गन और ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में भी जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इम्यूनिटी से। व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी मतलब होता है बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म जिससे बॉडी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ फाइट कर सकता है। अब ये इम्यूनिटी दो टाइप का हो सकता है, या तो इननेट इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी हम लोग को बाय बर्थ मिलता है, बट ये होता है नॉन स्पेसिफिक, मतलब ये कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ फाइट करने का कोशिश करता है, बट ओनली लेस पावरफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हुआ तभी ये फाइट कर सकता है, इननेट इम्यूनिटी। और ये नो मेमोरी मतलब होता है इसका कोई मेमोरी नहीं होता। ये अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आता है, फिर नेक्स्ट टाइम आएगा तो वो भूल जाता है कि ये पहले आया था बॉडी के अंदर या नहीं आया था। अब ये इननेट इम्यूनिटी बेसिकली कंसिस्ट ऑफ सम बैरियर्स, कुछ बैरियर्स से बनता है। जैसे कि फर्स्ट है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर मतलब होता है हम लोग का स्किन। स्किन इज अ गुड प्रोटेक्टिव लेयर। स्किन का फंक्शन है कि स्किन हम लोग के बॉडी के जो इंटरनल सेल है उसको कभी बाहर एक्सपोज नहीं करता, राइट। तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म हुआ। सेकेंड है फिजियोलॉजिकल बैरियर। ये बेसिकली कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड्स। बॉडी में जो सब फ्लूइड्स आता है, लाइक जो स्टोमक है हम लोग का, ये स्टोमक में रहता है HCl। HCl फूड पार्टिकल के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। नेक्स्ट है लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम रहता है हम लोग का सलाइवा में, इसका काम भी सेम है। अब ये दोनों मिला के फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर मिला के बनता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मतलब ये दोनों बैरियर कोशिश करता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग के बॉडी के अंदर ना आए। बट अगर गलती से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये दोनों बैरियर को क्रॉस कर जाता है तब बॉडी को जरूरत पड़ता है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। और ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाता है हम लोग का सेलुलर बैरियर और साइटोकाइनिन बैरियर। ये दोनों मिला के सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाता है। सेलुलर बैरियर मतलब होता है सेल से, और हम लोग के बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट सेल जो इम्यूनिटी में हेल्प करता है वो है WBC और ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। अब WBC डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBC प्रेजेंट है, उसमें से जो PMNL है और मोनोसाइट है ये दोनों हेल्प करता है सेलुलर बैरियर में। अब PMNL क्या है? एल फॉर ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट मतलब WBC का ही नाम है। और PMN मतलब पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस डिफरेंट शेप में प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड द पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। तीन सपोज ल्यूकोसाइट्स है, वन इज इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल एंड बेसोफिल। अब इओसिनोफिल का न्यूक्लियर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये होता है बाइलोब, मतलब इसमें दो लोब प्रेजेंट है। और न्यूट्रोफिल में ऐसे मल्टीपल लोब प्रेजेंट रहता है। बेसोफिल में भी मल्टीपल लोब प्रेजेंट रहता है, बट बेसोफिल का न्यूक्लियस का शेप थोड़ा एस शेप का होता है। तो ये तीनों ल्यूकोसाइट्स मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है, इसलिए इन तीनों को हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। इसमें से जो इओसिनोफिल है ये बेसिकली बैक्टीरिया के ऊपर इफेक्ट करता है। न्यूट्रोफिल जो है ये पैरासाइट के ऊपर इफेक्ट करता है, और जो बेसोफिल है ये बेसोफिल हम लोग का एलर्जिक रिएक्शन के टाइम पे इन्वॉल्व होता है। ऐसे ही मोनोसाइट एक एग्रेन्युलोसाइट्स है जो सेलुलर बैरियर में हेल्प करता है। WBC छोड़ के भी और एक सेल है, दैट इज द मैक्रोफेज। ये जो मैक्रोफेजेस है ये एक फैगोसाइटिक सेल है। तो फैगोसाइटिक सेल मतलब ये फैगोसाइटिस प्रोसेस से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन बैरियर। साइटोकाइनिन बैरियर हम लोग के बॉडी में जब कोई वायरस एंटर होता है तभी काम करता है। सपोज ये एक सेल है, अब कोई वायरस बॉडी के अंदर आया, जैसे ही ये वायरस ये सेल को डिस्ट्रॉय करेगा, सेल अपने से एक केमिकल और प्रोटीन रिलीज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेरॉन। ये इंटरफेरॉन का फंक्शन है कि ये इस पर्टिकुलर सेल के पेरीफेरी में जो भी सेल है उसको प्रोटेक्शन देता है ताकि ये वायरस फर्दर दूसरे सेल को अटैक ना कर पाए। अब साइटोकाइनिन इंटरफेरॉन दोनों अलग टर्म हो सकता है, एक्चुअली साइटोकाइनिन है एक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल, उसका ही एक टाइप है इंटरफेरॉन। अब फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन डिफेंस, ये दोनों डिफेंस मैकेनिज्म सपोज काम नहीं किया तब बॉडी को चाहिए मोर पावरफुल इम्यूनो सिस्टम जो प्रोवाइड करता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये हम लोगों को आफ्टर बर्थ हम लोग के बॉडी में डेवलप करता है। ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये दो टाइप से बन सकता है, या तो नेचुरली एक्वायर्ड या फिर आर्टिफिशियली एक्वायर्ड।
नेचुरली एक्वायर्ड में हम लोग दो पार्ट में पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, पैसिव एंड एक्टिव। इसका मतलब होता है, पैसिव मतलब होता है रेडीमेड। कोई भी रेडीमेड इम्यूनिटी अगर हम लोग के बॉडी में ट्रांसफर होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैसिव नेचुरली एक्वायर्ड। लाइक एक मदर बॉडी है, मदर बॉडी से जब कोई न्यू बॉर्न में कोई भी इम्यूनिटी ट्रांसफर होता है, लाइक मदर से बेसिकली प्लेसेंटा या फिर मदर मिल्क से ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग हम लोग को कुछ एंटीबॉडी मिलता है। लाइक प्लेसेंटा से आईजीजी, मिल्क से आईजीए, ये सब एंटीबॉडी मदर्स बॉडी में प्रोड्यूस होता है नेचुरली एंड ट्रांसफर होता है न्यू बॉर्न में। इसलिए इस टाइप का इम्यूनिटी को हम लोग बोलते हैं पैसिव नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्टिव नेचुरली एक्वायर्ड मतलब हम लोग के बॉडी में कोई अगर वायरस आता है तो बॉडी का सेल इस पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट पे एंटीबॉडी प्रोडक्शन करता है। अब ये एंटीबॉडी का फंक्शन है, फर्दर कोई वायरस अगर आया इस टाइप का वायरस, तब ये एंटीबॉडी उसको इस वायरस को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक। ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है ये स्पेसिफिक होता है, बिकॉज पर्टिकुलर वायरस के लिए पर्टिकुलर एंटीबॉडी हम लोग के बॉडी में प्रेजेंट है। अब स्मॉल पॉक्स हुआ, उसके लिए जो एंटीबॉडी है वो स्मॉल पॉक्स वायरस को ही डिस्ट्रॉय करेगा, हेपेटाइटिस बी वायरस को ये डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। अब इस तरीके से है आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये बेसिकली होता है मैन मेड, हम लोग लैब में इसको बनाते हैं फिर बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। इसमें पैसिव होता है, मतलब ये होता है रेडीमेड। अब रेडीमेड एंटीबॉडी को हम लोग अगर बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियली एक्वायर्ड। लाइक अगर स्नेक बाइट होता है तो हम लोग स्नेक एंटीवेनम इंजेक्ट करते हैं। ये जो स्नेक एंटीवेनम है ये है पैसिव इम्यूनिटी। सेम अगर टीटेनस हुआ तो टीटेनस का जो एंटीटॉक्सिन है उसको भी हम लोग इंजेक्ट करते हैं। ये सारा हम लोग लैब में ऑलरेडी बना के रखते हैं फिर इंजेक्ट कर देते हैं बॉडी में। अब एक्टिव आर्टिफिशियली एक्वायर्ड मतलब हम लोग अगर कोई इनएक्टिव या फिर वीक वायरस को हम लोग के बॉडी में अगर इंजेक्ट करेंगे तो हम लोग का बॉडी का जो सेल है ये सेल इस पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट पे एंटीबॉडी प्रोडक्शन करता है। बट ये वायरस जो है ये वीक और इनएक्टिव है तो इसलिए ये हम लोग के बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं शो करता, बस इसके अगेंस्ट पे हम लोग का बॉडी एंटीबॉडी फॉर्मेशन कर देता है। इसका एग्जांपल है वैक्सीन। वैक्सीन में तो हम लोग इनएक्टिव या वीक वायरस को ही हम लोग के बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। अब वैक्सीन जब लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वैक्सीनेशन, और यहाँ पे और एक टर्म आता है इम्यूनाइजेशन। अब इम्यूनाइजेशन मतलब होता है कोई भी वैक्सीन बॉडी के सेल में आने के बाद ये हम लोग का बॉडी जो इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है उस पर्टिकुलर वैक्सीन के अगेंस्ट पे, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं लिम्फोइड ऑर्गन। इनेट इम्यूनिटी में हेल्प किया था पीएमएनएल सेल एंड मोनोसाइट, ये दोनों था डब्ल्यूबीसी। अब ये दोनों छोड़ के और एक सेल प्रेजेंट है दैट इज द लिम्फोसाइट। ये भी एक टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी का एग्रेन्युलोसाइट है, ये हेल्प करता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। ये जो लिम्फोसाइट है ये बेसिकली दो टाइप का हो सकता है, या तो बी लिम्फोसाइट या फिर टी लिम्फोसाइट। अब ये जो लिम्फोसाइट जिस ऑर्गन में फॉर्मेशन होता है उसका मैच्योरेशन होता है एंड उसका फंक्शनल एक्टिविटी को एक्सप्रेस करता है, उस ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं लिम्फोइड ऑर्गन। अब लिम्फोइड ऑर्गन दो टाइप का होता है, या तो प्राइमरी या फिर सेकेंडरी। जो प्राइमरी ऑर्गन है यहाँ पे बेसिकली लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है एंड इसका मैच्योरेशन होता है। अब दो टाइप का प्राइमरी ऑर्गन है हम लोग का लिम्फोइड ऑर्गन, एक है बोन मैरो, एक है थाइमस। बोन मैरो मतलब जो बोन्स है, बोन्स के सेंटर पोजीशन पे एक स्पॉन्जी टिश्यू रहता है विथ सम ब्लड वेसल्स इस पर्टिकुलर रीजन में, इसको हम लोग बोन मैरो बोलते हैं। अब ये बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, दोनों का ही फॉर्मेशन होता है ये बोन मैरो में। बट ये जो टी लिम्फोसाइट है, ये टी लिम्फोसाइट मैच्योरेशन होता है इसका थाइमस में जाके। बट जो बी लिम्फोसाइट है इसका फॉर्मेशन भी होता है बोन मैरो में, इसका मैच्योरेशन भी होता है बोन मैरो में। अब ये थाइमस वाला क्या है? थाइमस एक्चुअली हम लोग का जो ब्रेस्ट बोन है, मतलब जहाँ पे रिब्स जाके अटैच होता है, वो ब्रेस्ट बोन के पीछे एक छोटा सा ग्लैंड है।
ये ग्लैंड हम लोगों का यंग एज में काफ़ी बड़ा साइज में रहता है, बट जितना एज इंक्रीज होगा ये ग्लैंड का साइज ग्रेजुअली छोटा होता जाता है। अब जितना छोटा होगा इसका फंक्शनल एक्टिविटी कम होगा, उससे जो टी लिम्फोसाइट्स है ये प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो पाएगा। उससे क्या होता है, जितना एज होगा बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम उतना ज़्यादा वीक होता जाता है। और सेकेंडरी जो लिम्फोइड ऑर्गन है, यहाँ में बेसिकली इसका जो फंक्शनल एक्टिविटी है ये फंक्शनल एक्टिविटी को एक्सप्रेस करता है। लिम्फोसाइट का फंक्शन क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करना। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय बेसिकली ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में करता है। इसका एग्जांपल है स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, पेयर्स पैच एंड अपेंडिक्स। अब यहाँ पे एक टर्म आता है दैट इज द मॉल्ट। मॉल्ट मतलब म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। इसमें क्या होता है, जो लिम्फोइड टिश्यू है ये म्यूकोसल टिश्यू के साथ कंबाइन होके इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। लिम्फोइड टिश्यू मतलब लिम्फोसाइट जिसमें रहता है, और म्यूकोसल टिश्यू मतलब म्यूकस सिक्रेटिंग टिश्यू, ये बेसिकली म्यूकस सिक्रेट करता है। ये कहाँ पे मिलता है, हम लोगों के बॉडी के जो इंटरनल पार्ट होता है उसका एक लेयर होता है म्यूकोसल टिश्यू लेयर, और ये बेसिकली पाया जाता है जो सब ऑर्गन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इफेक्ट होने का चांसेस सबसे ज़्यादा रहता है। लाइक हम लोग का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, हम लोग बॉडी का जो बाहर का जो इन्वायरमेंट एयर है उसको इनहेल करते हैं, तो इन्वायरमेंट में तो बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एयर के साथ एंटर होता है। अब जैसे ही एंटर होगा तो मतलब ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है यहाँ चांसेस बहुत ज़्यादा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक होने का। सेम तरीके से जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, यहाँ पे भी हम लोग फूड जो खाते हैं, फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहता है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जब फूड पास होगा तब ये फूड में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को इन्फेक्ट कर सकता है। तो जहाँ जहाँ इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है वहाँ होता है म्यूकोसल लेयर। अब ये म्यूकोसल लेयर लिम्फोइड टिश्यू के साथ मिला के म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू बनाता है। तो जितना सारा टिश्यू है, लिम्फोइड टिश्यू है, उसमें से 50% ही मॉल्ट के अंडर में आता है। और इसका एग्जांपल है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, ये तीनों। अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनल एक्टिविटी इम्यूनिटी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है ह्यूमरल इम्यूनिटी, एक है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल टर्म का मतलब होता है बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड में हम लोगों को मिलता है या तो फिर ब्लड प्लाज्मा या फिर हो सकता है लिम्फ। ये इम्यूनिटी ये पर्टिकुलर बॉडी फ्लूइड में जाके इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को एक्सप्रेस करता है। लाइक ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट बॉडी फ्लूइड में जाएगा प्लाज्मा या लिम्फ में, एंड वहाँ पे एंटीबॉडी प्रोडक्शन करता है। ये एंटीबॉडी एंटीजन के साथ रिएक्शन करके एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देता है। एंटीजन मतलब होता है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लाइक बैक्टीरिया हो सकता है या फिर वायरस हो सकता है या फिर फंगी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एंटीबॉडी जो मॉलिक्यूल है ये एक वाई शेप का प्रोटीन मॉलिक्यूल है। प्रोटीन मतलब है एमाइनो एसिड का एक चेन। अब एमाइनो एसिड एक दूसरे से पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच होकर रहता है। अब ऐसे ही बहुत सारा पेप्टाइड बॉन्ड एक दूसरे के साथ अटैच होगा एंड करके ऐसे चेन बनाता है, इसलिए इसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन का साइज अगर लॉन्ग होता है जैसे कि इसमें है, तब उसको हम लोग बोलेंगे हेवी चेन, और अगर शॉर्ट होता है लाइक इसमें छोटा सा है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइट चेन। यहाँ पे दो हेवी चेन है, एक ये और दो लाइट चेन प्रेजेंट है, इसलिए एंटीबॉडी मॉलिक्यूल को हम लोग H2L2 मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। अब इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। डाइसल्फाइड मतलब सल्फर और सल्फर, ये दोनों सल्फर एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है। अब ये डाइसल्फाइड बॉन्ड या तो इंटरचेन हो सकता है या इंट्राचेन हो सकता है। इंटरचेन मतलब दो अलग अलग चेन का दो अलग अलग सल्फर एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाता है, या फिर एक ही चेन में दो सल्फर एक दूसरे के साथ अगर बॉन्ड बनाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इंट्राचेन। तो ये इंट्राचेन है और ये है इंटरचेन। अब ये वाई शेप मॉलिक्यूल के ऊपर में एक पोर्शन है इस पर्टिकुलर रीजन जहाँ पे एंटीजन आके अटैच होता है, बिकॉज एंटीबॉडी का फंक्शन ही है एंटीजन के साथ अटैच होके
वो एंटीजन को डिस्ट्रॉय करना। अब एंटीजन मॉलिक्यूल, कोई भी एंटीजन मॉलिक्यूल कोई भी एंटीबॉडी से अटैच नहीं हो सकता, फिक्स्ड है। पर्टिकुलर एंटीबॉडी पर्टिकुलर एंटीजन के साथ ही अटैच होता है। ये डिसीजन कैसे होता है, ये जो एंटीजन मॉलिक्यूल है इसके ऊपर एक एरिया रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं एपिटोप। ये एपिटोप का जो शेप है, और ये एंटीबॉडी में इस पर्टिकुलर रीजन में यदि अगर सेम शेप प्रेजेंट रहेगा तो ये एरिया यहाँ पे आके अटैच हो पाता है, इसलिए ये स्पेसिफिक है पर्टिकुलर एंटीबॉडी के लिए पर्टिकुलर एंटीजन। अब ये एंटीजन और एंटीबॉडी जो है ये एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच रहता है। ये सिमिलर टू दी एंजाइम सबस्ट्रेट, एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहता है और एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। अब जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है इसको हम लोग इन शॉर्ट इम्यूनोग्लोब्यूलिन और आईजी मॉलिक्यूल बोलते हैं। ये आईजी 4 टाइप का हो सकता है, आईजीजी, आईजीएम, आईजीए एंड आईजीई। इसमें से जो आईजीजी है ये है स्मॉल इन साइज बट मोस्ट एबंडेंट, सबसे ज़्यादा पाया जाता है यही आईजीजी। अब ये स्मॉल है, इससे इसका फायदा है कि ये जो प्लेसेंटा है प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर बॉडी से फीटस में ट्रांसफर हो सकता है। ये जरूरी क्यों है, क्योंकि जब फीटस फॉर्मेशन होता है फीटस का अपना इम्यूनिटी उतना स्ट्रांग नहीं होता, इसलिए फीटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए आईजीजी मदर्स बॉडी से प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में ट्रांसफर होता है। अब आईजीएम ये है लार्ज इन साइज, इसलिए ये प्लेसेंटा को ट्रांसफर क्रॉस नहीं कर सकता, बट आईजीएम लार्ज होने के वजह से मतलब सबसे बड़ा है, उसके कारण कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग के बॉडी में अगर आएगा तो सबसे पहले आईजीएम एंटीबॉडी उसके पास जाके उसके साथ फाइट करने का कोशिश करता है। अगर आईजीएम फाइट नहीं कर पाता है तब आईजीएम डिसाइड कर लेता है कि बाकी तीनों में से कौन इसके साथ फाइट कर सकता है, उस पर्टिकुलर एंटीबॉडी को वो रिस्पॉन्स भेज के बोलता है कि तुम जाके डिस्ट्रॉय करो। अब ये छोड़ के है आईजीए, आईजीए मॉलिक्यूल बेसिकली हम लोग को मदर मिल्क से मिलता है। आफ्टर बर्थ मदर मिल्क स्टार्टिंग डे पे येलो कलर का होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोलोस्ट्रम। ये कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट रहता है आईजीए, और आईजीई मॉलिक्यूल जो है ये बेसिकली हम लोग का एलर्जिक जो रिएक्शन है उसमें इन्वॉल्व रहता है। ये एंटीबॉडी मॉलिक्यूल लिम्फोसाइट का, सपोज ये है एक लिम्फोसाइट, ये लिम्फोसाइट का जो सेल मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन में अटैच रहता है। ओके, अब एंटीबॉडी एंटीजन के साथ रिएक्शन कर लिया एंड डिस्ट्रॉय कर दिया, बट ये इतना इजी नहीं होता क्योंकि जो बी लिम्फोसाइट है ये बी लिम्फोसाइट पहले एंटीजन को आइडेंटिफाई करता है, जैसे ही आइडेंटिफाई किया उसके बाद ये एंटीबॉडी के साथ एंटीजन अटैच हुआ, अटैच होने के बाद ये पर्टिकुलर बी लिम्फोसाइट 2 सेल प्रोड्यूस करता है। एक है एक्टिवेटर बी सेल, ये एक्टिवेटर बी सेल बेसिकली ये जो एंटीजन है इसको डिस्ट्रॉय करता है, बट और एक सेल प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी बी सेल। ये जो मेमोरी बी सेल है ये एक्चुअली मेमोराइज करके रखता है कि पर्टिकुलर कौन सा एंटीजन के लिए ये एंटीबॉडी हमने प्रोड्यूस किया था, इसलिए जो फर्स्ट रिस्पॉन्स है वो स्लो होता है क्योंकि पहले बी लिम्फोसाइट को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा एंटीबॉडी चाहिए, फिर वो एक्टिवेट होता है, उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय करता है, इसलिए जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है वो होता है स्लो। बट सेकेंड टाइम सेम एंटीजन अगर हम लोग के बॉडी में आता है तब ये जो मेमोरी बी सेल है उसको ऑलरेडी पता है कौन सा एंटीबॉडी प्रोडक्शन करना है, तब ये बहुत सारा एंटीबॉडी बहुत फास्ट रेट पे प्रोडक्शन करता है, इसलिए जो सेकेंड रिस्पॉन्स होता है वो होता है फास्ट, बहुत फास्ट रिस्पॉन्स होता है, एंड ये होता है हाई इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स, जिसको हम लोग एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। तो एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स में हेल्प करता है मेमोरी सेल, जिसको हम लोग मेमोरी बी सेल भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी मतलब सेल टू सेल इंटरेक्शन। यहाँ पे बॉडी फ्लूइड का कोई फंक्शन नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट सेल जाके और एक सेल को डिस्ट्रॉय करता है।
इसमें रिस्पॉन्सिबल है टी लिम्फोसाइट। तो ये टी लिम्फोसाइट दो टाइप का हो सकता है, या तो टी हेल्पर या टी साइटोटॉक्सिक। ये टी साइटोटॉक्सिक जो सेल है यही एक्चुअली डिस्ट्रक्शन करता है बाकी सेल को, कोई भी फॉरेन सेल हुआ उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। लाइक हम लोग का कैंसर सेल है, ये कैंसर सेल क्या होता है, ग्रो करता है बहुत जल्दी जल्दी एंड मल्टीपल सेल प्रोड्यूस करता है। ये टी साइटोटॉक्सिक इस पर्टिकुलर एक्स्ट्रा सेल को एज अ फॉरेन सेल सोच के इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये हुआ सेल टू सेल इंटरेक्शन। और जो टी हेल्पर सेल है इसका फंक्शन है हेल्प करना। ये पहले तो टी साइटोटॉक्सिक को हेल्प करेगा कि उसका जो आइडेंटिफिकेशन मेथड है उसको हेल्प करेगा एंड डिस्ट्रक्शन मेथड में भी हेल्प करेगा। टी हेल्पर सेल बी सेल को भी हेल्प करता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन में, और ये खुद टी सप्रेसर बोल के एक सेल प्रोड्यूस करता है। ये टी सप्रेसर सेल का फंक्शन है कि ये जो हम लोग का बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम है इसको एक लिमिट में रखता है, क्योंकि अगर लिमिट क्रॉस कर जाता है इम्यूनिटी पावर तो ये इम्यूनिटी हम लोग के बॉडी में जो ओन सेल है, बॉडी का खुद का जो सेल है और फॉरेन सेल जो है, ये दोनों के बीच डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, इसको सेपरेट नहीं कर पाता, और जो अपना खुद का सेल है उसको ही ये सोच लेता है एज अ फॉरेन सेल एंड डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। इसलिए कभी भी लिमिट क्रॉस नहीं होना चाहिए। इस लिमिट को, ये इम्यूनिटी को लिमिट पे रखने के लिए हेल्प करता है टी सप्रेसर सेल। और यहाँ पे टी हेल्पर जो सेल है इसका और एक फंक्शन है, दैट इज द ग्राफ्ट रिजेक्शन। ये ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या है, अगर कोई किडनी फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाता है तब हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। अब ये किडनी जो ट्रांसप्लांट होगा ये किसी भी XYZ से हम लोग नहीं ले सकते हैं। ये किडनी अगर लेंगे तो ये टी हेल्पर सेल, ये जो XYZ से लिया हुआ जो किडनी है उस किडनी को एज अ फॉरेन सेल सोच के टी साइटोटॉक्सिक सेल को बोलेगा कि तुम इसको डिस्ट्रॉय कर दो, ये फॉरेन सेल है, ये बॉडी का सेल है नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन। ये ग्राफ्ट रिजेक्शन में हेल्प करता है टी हेल्पर सेल। और टी सप्रेसर सेल जब अपने सेल को ही डिस्ट्रॉय करने लग जाता है उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज। तो आप लोग के सिलेबस में जो जो ऑटो इम्यून डिजीज है उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है रिमोटॉइड आर्थराइटिस। ये रिमोटॉइड आर्थराइटिस बेसिकली साइनोवियल जॉइंट का प्रॉब्लम है। हम लोग का जहाँ जहाँ साइनोवियल जॉइंट रहता है वहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड रहता है साइनोवियल जॉइंट पे, और साइनोवियल मेम्ब्रेन रहता है। ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन का सेल है इसको एज अ फॉरेन सेल सोच के इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। उससे क्या होगा, जो साइनोवियल जॉइंट है ये साइनोवियल जॉइंट का स्वेलिंग हो जाता है। ओके, ये फूल जाता है ये वाला जॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं रिमोटॉइड आर्थराइटिस। नेक्स्ट आप लोगों का है मायस्थेनिया ग्रेविस। मायस्थेनिया ग्रेविस एक्चुअली एक न्यूरोमस्कुलर डिसफंक्शन है। मतलब हम लोग का जो मसल सेल है ये मसल सेल में नर्व आगे अटैच होता है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये है नर्व और ये है मसल। अब नर्व एंडिंग जो है, नर्व एंडिंग में एसिटाइल कोलिन रहता है। ये एसिटाइल कोलिन रिस्पॉन्स को भेजता है मसल के अंदर एंड इस रिस्पॉन्स के बेसिस पे ये पर्टिकुलर मसल काम करता है। बट एसिटाइल कोलिन मसल में, एसिटाइल कोलिन का जो रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मसल के अंदर बहुत सारा रिसेप्टर रहता है। अब मायस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, जो बॉडी का इम्यूनिटी सेल है वो ये रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर देगा तो जो मसल है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि नर्व कौन सा रिस्पॉन्स भेजा है। तो ये होता है मिस कम्युनिकेशन। उसके वजह से ये जो मसल है प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता, बहुत इजीली फैटिग हो जाता है मसल। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मायस्थेनिया ग्रेविस। अब आएगा मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक नर्व का प्रॉब्लम है। उसमें क्या होता है, हम लोग का जो नर्व है उसमें हम लोग को पता है एक कोटिंग रहता है, जिस कोटिंग को हम लोग बोलते हैं मायलिन शीथ। ऐसे करके मायलिन शीथ का कोटिंग रहता है नर्व के ऊपर। अब इसमें ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, इसमें ये जो कोटिंग है मायलिन शीथ का, इस मायलिन शीथ को ही फॉरेन सेल समझने लगता है बॉडी। उससे मायलिन शीथ का कोटिंग जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और मायलिन शीथ का फंक्शन क्या है बॉडी में, ये कॉन्डक्शन में हेल्प करता है, नर्व कॉन्डक्शन में। तो ये जो नर्व का जो कॉन्डक्शन है ये कॉन्डक्शन अब हो नहीं पाता है।
नेक्स्ट है पार्नीसियस एनीमिया। पार्नीसियस एनीमिया होता है एक विटामिन B12 डेफिशिएंसी डिजीज। हम लोग के बॉडी में स्टोमक जो है, ये स्टोमक विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करता है। फूड में जो विटामिन B12 है, ये विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कर लेता है। बट अगर विटामिन B12 को प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है तो हम लोग के बॉडी में विटामिन B12 डेफिशिएंसी होता है। और विटामिन B12 का फंक्शन है, ये जो आरबीसी है, आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब आरबीसी प्रॉपरली तब प्रोडक्शन नहीं होगा तो बॉडी में एनीमिया कंडीशन आ जाएगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पार्नीसियस एनीमिया। अब नेक्स्ट है ग्रेव डिजीज। ये एक एंडोक्राइन डिजीज है जिसमें जो थायराइड ग्लैंड है हम लोग का, बटरफ्लाई शेप थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड में हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा अमाउंट पे थायराइड हार्मोन रिलीज करने लग जाता है, एंड कंडीशन को हम लोग टॉक्सिक गॉइटर भी बोलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया इम्यूनिटी चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।